हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सीटेट ने जो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करे हैं उनमें से एक क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये हुआ था आपका 21 जनवरी 2022 को। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, यानी कि ये आपका पेपर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर लैंग्वेज का इशू रहेगा, हिंदी इंग्लिश का, क्योंकि किसी ने कुछ क्वेश्चन हिंदी में अटेम्प्ट करें, कुछ इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। गुणज वैकल्य का सीधा सीधा मतलब है आपका डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया किससे रिलेटेड होता है? हमें पता है कि जो डिस्कैल्कुलिया होता है वो रिलेटेड होता है गणना संबंधी से, यानी कि गणित विषय से। तो गणित विषय की जो गणना है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें वो देखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रभाविता से, ये नहीं होगा। सांगीतीय योग्यता से, सांगीत का इससे कोई रिलेशन नहीं है। गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से, बिल्कुल सही बात है। गति विषयक आसक्तता से, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनाई से आपका जुड़ा हुआ होता है गुणज वैकल्य। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब बाल विकास के कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांत में से हमें बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। पहला बोल रहा है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, बिल्कुल सही है। जो हमारे विकास की दिशा की हम बात करें तो दो सिद्धांत आते हैं इसके अंदर। एक आता है आपका सेफेलोकोडल और दूसरा आता है आपका प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल जो सिद्धांत है, जिसे हम समीप दूरस्थ सिद्धांत भी बोलते हैं, यह सिद्धांत यही बताता है कि बच्चे का विकास जो होगा वो केंद्रीय भाग से बाहरी विकास की तरफ होगा। मतलब पहले उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद उसके चारों तरफ जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स है, जो बोन्स है, उनका विकास होगा। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। विकास को कभी भी हम सटीक रूप से नहीं माप सकते। और साथ के साथ ही जैसे अगर विकास की जगह बुद्धि लिखा होता या पर्सनालिटी लिखा होता तो उसे भी हम सटीक रूप से नहीं माप सकते। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। आपके जो चार मेन डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, जिसमें हम बोलते हैं शारीरिक, मानसिक, आपका सांवेगिक और सामाजिक, इन चारों का ही एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा, यही स्टेटमेंट ट्रू था, बाकी सारे स्टेटमेंट रॉन्ग थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग हर एक स्कूल में 25% सीटों को रिजर्व रखा जाएगा उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वह स्कूल आपके जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर, निजी विद्यालय मतलब कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर। अब एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अध्यापक को एक समानता पर आधारित शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करना होगा। भेदभावात्मक, अलगावात्मक का तो करेगा ही नहीं। साम्यता, इसका अगर इंग्लिश में होता तो हम इस ऑप्शन को देख पाते, अभी हिंदी के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर रहेगा कि वह सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, किसी में भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेब वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जब भी लेब वाइगोत्स्की की बात आ जाए तो हम हमेशा समाज संस्कृति को ढूंढ लेते हैं। सामाजिकरण को, जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, जीव पारिस्थितिकीय मॉडल अगर हम इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो वो तो यूरी ब्रेनर ने दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, बिल्कुल ठीक बात है। लेब वाइगोत्स्की ने बोला कि बच्चे अपने समाज, अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा सीखता है। अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, अनुवांशिकता के प्रभाव की बात थोड़ी बहुत जीन पियाजे ने करी हुई है। अभिप्रेरणा की बात हम अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, ये लोग हैं, इन्होंने की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को महत्व देते हैं लेब वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 5 है इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ओविंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट। ओविडेंस एंड पनिशमेंट, जैसे हम ओविंग रूल टू अवॉइड पनिशमेंट्स कह सकते हैं, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चा सिर्फ मॉरलिटी को फॉलो या फिर जो
हम बोलेंगे मूल्यों या वैल्यूज को फॉलो सिर्फ इसीलिए ही करता है, जो नैतिकता है नैतिकता को फॉलो सिर्फ इसलिए ही करता है क्योंकि उसे दंड का भय होता है। मतलब वो आज्ञा का पालन सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसे डर रहेगा कि अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो मुझे दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज की विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक चरण मतलब आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के समनुरूप है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो आती है आपकी 7 से 11 साल। 11 साल से ऊपर आपके जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जन्म से 2 वर्ष संवेगिक अवस्था जिसे हम बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 7 साल तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य मतलब कि फैसिलिटेट करने के लिए अध्यापक का क्या करेगी, ऐसे संकल्पों का प्रकटीकरण जिसमें जटिलता से सरलता की ओर हो। ये उल्टा लिखा हुआ है, हमें जटिल से सरल की तरफ नहीं जाना है, हमें सरल से जटिल की तरफ जाना है। अब सारी चिंतन को प्राथमिकता दें, बिल्कुल ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे, बच्चों के अंदर कभी भी कंपटीशन की भावना को जागृत हमें नहीं करना है या उसको पैदा नहीं करना है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें, और ये भी सही है। अब सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है, बट इसमें से जो ज़्यादा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को हम महत्व देंगे। हालांकि सेकंड भी बुरा नहीं है, लेकिन सेकंड फोर्थ के आगे थोड़ा सा कम सही है। हम इस तरह से अधिगम कराएंगे बच्चों को ताकि जो अलग अलग चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं उनके बीच में कनेक्शन बना सके, उनके बीच में रिलेशंस खोज सकें। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। आत्म परितोष जिसे हम बोल सकते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा का भाग नहीं होता, ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का भाग है। नगद पुरस्कार ये बाह्य अभिप्रेरणा का भाग है, इसमें आंतरिक लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। रुचि आपके बाह्य अभिप्रेरणा का भाग नहीं है, रुचि आपके आंतरिक अभिप्रेरणा का भाग है, ये भी गलत है। जिज्ञासा आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा का भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैन बी इनहेंस्ड बाय, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसे हम किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में अगर आप प्रेजेंट करोगे तो फिर तो ये बच्चों के लिए एक तरह से वर्डन टाइप का हो जाएगा। रोट मेमोराइजेशन को हमेशा अवॉइड करना होता है। कंसीडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्यूशन, ये बात सही है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन का कोई अल्टरनेटिव तरीका भी तो होगा, कोई दूसरा तरीका होगा, या फिर कितने तरीकों से उन प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं, इसको हम इनहेंस करेंगे या इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इनहेंस होगी। फिक्सेटिंग ऑन कन्वेंशनल यूज ऑफ मटेरियल, कन्वेंशनल यूज ऑफ मटेरियल इसे हम फंक्शनल फिक्स्डनेस भी बोलते हैं। फंक्शनल फिक्स्डनेस में होता यह है कि जैसे पेन है, पेन हमें एक ही यूज मालूम है कि पेन का यूज हम करते हैं राइटिंग के लिए, लेकिन हम इसी पेन को अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम पेन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमें चीज़ों का सिर्फ कन्वेंशनल यूज ही नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हम चीज़ों का किस किस तरह से अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए जो मॉडल सुझाया गया है वह सुझाया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम बोलेंगे समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा दिव्यांग हो सकता है कोई बच्चा कमजोर हो सकता है कोई बच्चा प्रतिभाशाली हो। तो केवल दृश्य रूप में आप चीज़ों को प्रस्तुत करोगे तो भाई जिसकी नज़र कमजोर है उसे दिक्कत होगी। बहुल रूप में बिल्कुल कर सकते हैं, मौखिक रूप में सुनने वाले को दिक्कत, केवल शाब्दिक रूप में तो दिक्कत होगी ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आप उसे अलग अलग तरीके से एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है,
अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि जॉन डीवी द्वारा दी गई है, यहाँ पर हर एक बच्चा, जैसे कि हमें पता ही है कि हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो उसकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं हैं उनको हम क्रिटिसाइज ना करके उनका सम्मान करते हैं। अंक उन्मुख बिल्कुल नहीं होता, मूक श्रवण को प्राथमिकता नहीं देता है, व्यवहारवादी सिद्धांतों पर भी ये आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए, बालिका एक घोड़े को देखकर बोलती कितना बड़ा कुत्ता, ये चीजें जुड़ी हुई है किससे? देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वह तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चे के दिमाग में ऑब्जेक्ट, मतलब ये अलग चीज है। अगर मैं इसको बताऊं तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब ऐसा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी कि 18 महीने से छोटा होता है, उस एज तक अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे की आंखों के सामने है, तब तक वह है, आंखों से हटाने के बाद उसे लगता है वह ऑब्जेक्ट खत्म, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन जब बच्चा 18 महीने से आगे आता है, तब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि पदार्थ स्थायित्व आ जाता है। अगर कोई खिलौना से आप उसे खिला रहे हो और आपने एकदम वो खिलौना छुपा दिया, तो वह बच्चा उस खिलौने को ढूंढने लगेगा। तो ये होता है पदार्थ स्थायित्व। आस्थगित अनुकरण, जिसे हम डिलेड इमिटेशन बोलते हैं। डिलेड इमिटेशन मतलब बच्चा कुछ देख लेता है फिर बाद में ही उसकी नकल कर रहा होता है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। प्रतीकात्मकता होता है आपका सिंबोलिज्म, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था है, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये जुड़ा हुआ है आपका आत्मसातकरण और समावेशन से, जिसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि उसके दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता होता है, इसलिए वे घोड़े को देखकर भी कुत्ता बोल रही है। किसकी वजह से? क्योंकि उसने चीजों को इसी तरह से भी आत्मसात कर रखा है। अब उसे समायोजन की जरूरत है, अपनी स्कीमा को चेंज करने की जरूरत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? देखिए, अधिगम को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें अभिप्रेरणा आ जाएगा, सामाजिक संदर्भ किस कल्चर से वह बिलोंग कर रहा है, उसके इमोशंस किस तरह से हैं, और शिक्षण शास्त्रीय उपागम। तो चारों ही चीजें हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर हम इसे थोड़ा सही से देखें तो ये आपका ब्रूनर की थ्योरी से आया, जिसमें हम कह सकते हैं इनएक्टिव, एक्टिव एंड सिंबॉलिक, कुछ इस तरह से उसकी थ्योरी है। मैं आपको इसको बताता हूँ कि क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में कोई भी चीज़ आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हो, तो सबसे पहले चीज़ें बच्चे के सामने मूर्त अवस्था में प्रदर्शित की जानी चाहिए। मतलब कि अगर हम बात करें, बच्चे को हमें एप्पल सिखाना है, तो हम सबसे पहले बच्चे के सामने एक रियल एप्पल रखेंगे, फिर उस एप्पल का चित्र दिखाएंगे, और उसके बाद हम ओनली एप्पल लिख देंगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करना होता है, उसके बाद उसका डायग्राम, और फिर उसका फिगर, फिर उसके बाद उसका सिंबल मतलब कि जैसे कि ये एप्पल लिखा हुआ, ये एक तरह से सिंबल हो गया। डायग्राम में हम एप्पल का कुछ इस तरह से डायग्राम बता सकते हैं बच्चे को। मूर्त सामग्री में हम रियल एप्पल उसके सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है पहले मूर्त सामग्री, फिर चित्र, और उसके बाद संकेत। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बच्चे को बारंबार यह बोलने के लिए कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है। जैसे हम बच्चों को कई बार ऐसा बोल देते हैं कि तुम तो सीख ही नहीं सकते, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, ये किसकी संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, अभिप्रेरित नहीं होगा, और डिमोटिवेटेड हो जाएगा। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत है, प्रभाव तो पड़ेगा ही। अधिगम की गति में तेजी नहीं आती है। बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित और निष्प्रेरित हो जाते हैं, यानी कि बच्चे अब एक्टिव नहीं रहेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, किसी भी तरह से रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, एकदम से पैसिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस? लर्निंग प्रोसेस के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्पायरल मैनर, नॉट इन अ लीनियर मैनर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो लर्निंग है भी आपकी स्पायरल मैनर में होती है, यानी कभी ज़्यादा लर्निंग होगी, कभी कम होगी। लीनियर मैनर में नहीं चलती कि आप हमेशा एक ही रेट से सीखते रहो। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये बात भी ठीक है। एरर्स एंड मिस्टेक्स आर इररिलेवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग।
ये बात गलत है कि जो एरर्स एंड मिस्टेक्स हैं वह रिलेवेंट हैं। एरर्स एंड मिस्टेक्स ही तो बताते हैं कि बच्चा कुछ सीख रहा है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो वही हो गया, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर ही इफेक्ट डालती है। तो ये तीनों ही सही थे, बस ये थर्ड ऑप्शन गलत था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। सिर्फ बॉयज से ही क्वेश्चन पूछता है क्योंकि क्रिकेट की बात चल रही है, गर्ल्स से नहीं पूछ रहा है। ये किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर धमकी या जेंडर पक्षपात। तो ये जेंडर पक्षपात है, जैसे हम जेंडर वाइस बोलते हैं कि टीचर यहाँ पर जेंडर वाइस है, सिर्फ वॉइस से ही क्वेश्चन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेल सकती या नहीं खेलती। इवन इंटरनेशनल मैच भी होते हैं गर्ल्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लेब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री को पाठ प्रदान करने वाली प्रभावशाली तकनीक है? अधिगम को पाड़ यानी जैसे पाड़ भी बोलते हैं, मचान बोला जाता है, इसके फोल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, अब इसके फोल्डिंग मतलब होता क्या है? इसके फोल्डिंग मतलब होता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो, टेम्पररी हेल्प। टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड बाय MKO। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर वह पर्सन होता है जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो। टीचर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप नहीं होगा, दंडित करना भी नहीं होगा। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, बिल्कुल यही बोला जाता है इसके फोल्डिंग। आप उसे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराओगे, आप उसे पार्शियली कुछ हिंट दे दोगे या थोड़ा बहुत सॉल्यूशन बता दोगे। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पर निर्देश देना, यह भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वह किससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी किस किस से प्रभावित होता है? नीदर जेनेटिक्स नॉर एनवायरनमेंट, ये तो गलत है। जेनेटिक्स एज वेल एज एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। जो बच्चे का जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता है और जो पर्यावरण है, दोनों से ही लैंग्वेज का विकास प्रभावित होगा। एनवायरनमेंट ओनली, जेनेटिक ओनली से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? यानी कि जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। केवल अनुकरण के द्वारा तो होगा ही नहीं। अध्यापक केंद्रित में तो बच्चे पैसिव रहते हैं, तो इसमें भी नहीं होगा। लगातार अभ्यास और दोहरा कर, ये तो रोट लर्निंग हो गई। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल ठीक, चीज़ों को बच्चा एक्सप्लोर करे। जब बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा तो खुद ब खुद उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बनकर आया है। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है, ये गलत है। इसको मापने के और तरीके या अन्य पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, ये बात बिल्कुल सही है। कि सिर्फ बच्चा स्कूल में किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, सिर्फ यही नहीं है इंटेलिजेंस, इससे भी आगे बहुत कुछ है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, जरूरी नहीं है। कई लोग होते हैं जो हम कह सकते हैं कि कई लोग हैं जो मैथ्स में इतने अच्छे नहीं होते लेकिन मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। कई लोग हैं जो मैथ्स में अच्छे होंगे लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में वीक होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई, मान लो कि किसी को मैथ्स अच्छा आता है तो उसे हिंदी भी अच्छा आएगा, उसे साइंस भी अच्छा आएगा, उसे सोशल साइंस भी अच्छा आएगा। ठीक है, बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात गलत है। अनुवांशिकता का हेरिडिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। तो राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? एग्जामिनेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग। सिर्फ परीक्षा के लिए ही हम नहीं सीखते, हम सीखते हैं कि ताकि हम उससे कुछ इम्प्रूव कर सकें अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ही, और जब तक लर्नर्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक लर्निंग सही तरीके से नहीं होगी।
इमोशंस हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल गलत बात है। इमोशंस आपकी लर्निंग को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, ये बात यहीं गलत हो गई। लर्निंग पैसिव प्रोसेस ना होकर लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, वे अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा अधिगम जो समझने पर जोर दे। अब ऐसे अधिगम वातावरण को बढ़ाने के लिए कक्षा का वातावरण आप किस तरह का रखोगे। प्रदर्शन अनुमुखी, यानी कि कोई कितने अच्छे से परफॉर्मेंस कर पा रहा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत हो सकते हैं। अध्यापक प्रधान तो नहीं रखोगे। सकारात्मक एंड सहयोगात्मक, ये ज़्यादा सही है, यानी कि कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, ये ज़्यादा सही है। स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, तो ये तो गलत है, ये भी ठीक नहीं रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। कि देखो इसमें होता क्या है, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव में सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। एक प्रोजेक्ट पे 4 लोग लगे हुए हैं, 4 लोग अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो ये रहेगा कि बच्चों को चीज़ें समझ में आए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को, अब संकल्पनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, इसको फैसिलिटेट करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। देखो जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल्स और जो गैर एग्जाम्पल्स हैं दोनों को ही प्रेजेंट करना चाहिए। छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यापक की व्याख्यान विधि बहुत कह सकते हैं एक तरह से उबाऊ मेथड होती है, यहीं तक ही सीमित नहीं रहना, इससे आगे बढ़ना है। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से भी ज्ञात है दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे को जब भी आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो तो पहले आप बच्चों से पूछो कि आपको इसके बारे में क्या पता है। अब बच्चे को जो पहले से ज्ञात है और जो अब टीचर नया बताने वाला है दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करे, बच्चा दोनों में कनेक्शन बना पाए, इसके हमें अवसर बच्चे को प्रदान करना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे। अब आपको पता है कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो सभी एक ही स्पीड से तो सीख नहीं रहे, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत धीरे धीरे सीख रहा होता है। अब आप क्या करोगे, सभी विद्यार्थी के लिए समान हो ऐसी आकलन योजना बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर ऐसी आकलन योजना बना दी तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ ही क्या रह जाएगा। बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, ये तो गलत है ही। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने से हम बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस का पता कैसे कर पाएंगे कि बच्चे चीज़ों को लेकर किस तरह से सोचता है। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। हम ऐसी आकलन योजना बनाएंगे जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो, जिसमें लघुत्तरीय भी हो, अति लघु भी हो, इसके अलावा भी उसमें अदर एक्टिविटीज़ भी शामिल हों ताकि हर एक व्यक्ति उसको कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो टीचर रहेगा वह किसको महत्व देगा। दंड का तो कभी यूज करना ही नहीं है। पाठ्यक्रम को पूरा करना मेन उद्देश्य कभी नहीं होता। ज्ञान की सक्रिय संरचना निर्माण को बिल्कुल सही है। निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं से भी कुछ नहीं होने वाला। तो हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चे नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है, नॉलेज को गेन भी नहीं करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। देखिए प्राथमिक कारक में सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि परिवार है क्या नहीं, परिवार में माता पिता भाई बहन आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको यह देखना है कि रिश्तेदार कहीं है क्या नहीं। रिश्तेदार के बाद आपको यह देखना है कि पड़ोस। ठीक है, ये मेनली आते हैं प्राथमिक कारक में। पड़ोस कई बार सेकेंडरी में भी चला जाता है, प्राथमिक में भी चला जाता है, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, लेकिन परिवार और रिश्तेदार हमेशा प्राथमिक कारक पे आएंगे। तो अस्पताल के कर्मचारी द्वितीय कारक होते हैं, सेकेंडरी है। माता पिता का कार्यस्थल और निकटस्थ परिवार को मैं भी छोड़ रहा हूँ। पुस्तकें और पत्रिकाएं भी सेकेंडरी हैं। देखिए अब माता पिता के कार्यस्थल की बात करें तो छोटे बच्चे को इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा कि माता पिता का कार्यस्थल कैसा है, और निकटस्थ परिवार क्या है, इससे बच्चा ज़्यादा प्रभावित होगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि निकटस्थ परिवार जो है जिसमें बच्चे के रिश्तेदार आ जाते हैं, तो ये प्राथमिक कारक है। यहाँ पर अगर माता पिता लिखा होता तब हम इस आंसर को टिक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है माता पिता का कार्यस्थल, ठीक है, इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, निकटस्थ परिवार। 29 है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, बिल्कुल ठीक है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है। प्याजे से संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं होती है, भाषा संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में किसकी महत्वता पर जोर देता है? सामाजिक संरचनात्मक विचार जो कि हमारा वाइगोस्की से कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो भाई देखो, पुरस्कार और दंड से तो ये रहेगा नहीं, पारस्परिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ रहेगा। अनम्य अटल, अटल मतलब कि ए से उपागम जो फिक्स है कि आपको इन्हीं को ही फॉलो करना, तो इस पे भी नहीं है। अनुवांशिकता पे भी जुड़ा नहीं होगा, ये आपकी पारस्परिक क्रियाओं पे जुड़ा रहेगा कि आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है। तो ये हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये 30 क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग 99% बिल्कुल सही है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की में इधर उधर हो जाए, नहीं तो आप श्योर रहिएगा यही आंसर्स होंगे इनके। 30 आउट ऑफ आपके कितने बन रहे हैं ये आप कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपको जैसे अगर आपका सीटेट क्लियर होता है, सीटेट के बाद आप DSSS या KVS की प्रिपरेशन करते हो, तो उसकी सारी प्रिपरेशन मेरे चैनल पर कराई जाएगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।